सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैंडेटरी है सीबीएसई के लेटेस्ट एग्जाम पेपर पैटर्न के हिसाब से, जो आपको पता है। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। अब फिजिक्स से कितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आते हैं, तो अगर आप क्लास सेक्शन ए के 1 मार्क्स का देखोगे तो सेक्शन ए में फिजिक्स से मैक्स टू मैक्स 3 या 4 सवाल आते हैं पूरे फिजिक्स से। एंड देन वी मूव ऑन टू द क्या कहते हैं सेक्शन ई, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, उनमें से एक सवाल मैंडेटरी है फिजिक्स का, एंड एसेशन रीजनिंग का भी एक सवाल मैंडेटरी है फिजिक्स का। तो अगर आप देखोगे कुल मिलाकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल अगर आप देखोगे तो फिजिक्स से एमसीक्यूज और एसेशन रीजनिंग मिलाकर 4 से 5 मार्क के सवाल हो गए। केस बेस्ड क्वेश्चंस एक हो गया 4 मार्क का सवाल, तो 9 मार्क के सवाल आपके हो जाते हैं फिजिक्स से फ्रॉम कॉम्पिटेंसी इटसेल्फ। समझ रहे हो आप? तो आज हम करने वाले हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 10 सवाल, विच इंक्लूड्स 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको 8 मार्क्स तक प्रोवाइड कर सकते हैं, और वी आर गोना डू 4 एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस जो 4 मार्क के आते हैं, और आपके इंडिविजुअल एमसीक्यू क्वेश्चंस 4 जो अलग से 4 मार्क के आते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे फिजिक्स से आ सकता है 8 से 9 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी, और हम करने वाले हैं आज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 16 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आई होप ऑलवेज रेडी, और आज की वीडियो के एंड तक आप बैठोगे क्योंकि आज के सवाल एकदम प्यारे हैं, कुछ इजी है, कुछ मीडियम है, कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन मजा आ जाए करने में बच्चों। तो अगर आप रेडी हो कॉम्पिटेंसी के इस वार को जीतने के लिए तो भाई वीडियो के एंड तक रहना। वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं आपको बता देता हूं अभी के अभी कि इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो चैनल है वो हर एक बच्चे के साथ खड़ा हुआ है पूरा का पूरा रिवीजन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बच्चों को जीरो से हीरो बनाने के लिए, पास करवाने के लिए, हर एक चीज के लिए चैनल साथ में खड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है वेदांतु 9th एंड 10th फिजिक्स, जहां पर मैं 60 सेकंड्स के शॉर्ट्स के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड गेस व्हाट, मैंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दिया है, एंड वो सारे वीडियोस आपको यहीं पे मिल जाएंगे। एंड इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाइए देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वेदांतु 9th एंड फिजिक्स को भी, और इस चैनल को भी। आप देख सकते हो ओम्स लॉ का वीडियो 1,15,20,000 को क्रॉस कर चुका है, देखना जरूर, मजा आएगा बहुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गेट इनटू इट। शुरू करते हैं एमसीक्यूज से। 4 एमसीक्यूज करेंगे, इसके पीछे आप कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और फोड़ेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली में हर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी से भी डायग्राम बेस्ड सवाल को लाने की कोशिश की ताकि आपका और हेल्प हो जाए। ठीक है, क्या सवाल है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सर्किट डायग्राम। इनमें से सही सर्किट डायग्राम कौन सा है? अच्छा, देख लेते हैं, शायद देख कर तो सब सही लग रहे होंगे। चलिए समझते हैं कि जो जो चीजें हमें ध्यान देनी है। अब पहले डायग्राम की अगर हम बात करें तो भाई रेजिस्टर है, आपका बैटरी है, ये आपका स्विच है, प्लग की कहते हैं इसको, और ये आपका वोल्ट मीटर या एम मीटर है। सर इसमें चीजें सही हैं गलत कैसे पता चलेगा? एम मीटर और वोल्ट मीटर कनेक्शन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पर मेरे को दिख रहा है कि भाई एम मीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए, एम मीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से। सही है। वैसे वोल्ट मीटर का नेगेटिव भी बैटरी के नेगेटिव से, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये दोनों कनेक्शन सही है। तो पहला वाला तो मेरे को सही लग रहा है सर्किट। दूसरा सर्किट देखते हैं। ठीक है, दूसरे सर्किट में हमें दिख रहा है कि भाई अगेन सारे कंपोनेंट सेम है, बस वोल्ट मीटर को आपने रेजिस्टर के अक्रॉस लगा दिया है ना। तो यही सेम चीज आपने पहले में देखी तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया। अब शायद आपको समझ में आ रहा हो कि यार वोल्ट मीटर को कभी भी सर्किट में ऐसे कनेक्ट करते नहीं है। वोल्ट ऐसे कनेक्शन को, डायरेक्ट कनेक्शन करने को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो ऐसे कभी भी वोल्ट मीटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है सर्किट से। वोल्ट मीटर को हमेशा जिस डिवाइस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना होता है उस डिवाइस के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे बी में दिया गया और डी में दिया गया है। ठीक है, और एम मीटर को कभी भी ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करते ही नहीं है, एम मीटर को हमेशा ऐसे डायरेक्ट सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो तीसरा वाला भी गलत निकला, ये याद रखना। एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके ऊपर भी मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया हुआ है हमारे शॉर्ट चैनल पे, देखना जरूर आप। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक सही है। अब देखते हैं कौन सा सही है। अगर आप देखोगे इसमें तो यूल फाइंड आउट कि सेकंड वाले में एम मीटर का नेगेटिव कनेक्टेड है बैटरी से और एम मीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव से, बिल्कुल सही। वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड है बैटरी से और वोल्ट मीटर का नेगेटिव कनेक्टेड है आपके बैटरी से, तो ये भी सही लग रहा है हमें, कोई इशू नहीं लग रही है। तो सेकंड वाला सही है,
चौथे वाले में आप देखोगे तो चौथा वाला गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि देखो एमीटर का पॉजिटिव आपके बैटरी के नेगेटिव से लगा हुआ है, ये सीरीज कनेक्शन नहीं होता है, ऐसे आपका एमीटर खराब हो जाएगा और सर्किट ठीक से चलेगा भी नहीं। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज दोनों डिवाइसेस का नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड होना चाहिए बैटरी से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, द सेकंड वन इज द करेक्ट वन हियर। तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ है, जो मेरे ख्याल से कोई करवाता नहीं है। इन सारे सवालों को ध्यान रखना बच्चों, ऐसे ना पता भी नहीं चलता कब एक एक मार्क्स कट जाते हैं भाई, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, तो फोर्थ वन नहीं, सेकंड वन इज करेक्ट, फोर्थ वन नहीं, सेकंड वन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ऑब्जर्व दिस सर्किट शोन बिलो, ऑल द थ्री स्विचेस आर ओपन, identify the switch or switches that on being closed will cause the fuse to blow। ठीक है, तो भाई देखो तीनों के तीनों स्विच ऑन है, आपको वो स्विच आइडेंटिफाई करना है या वो स्विचेस आइडेंटिफाई करने हैं जिनके ऑन होने के वजह से आपका फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज बर्स्ट हो जाएगा। अब आपको समझना ये कि भाई फ्यूज मेल्ट कब होता है। ठीक है, फ्यूज कब मेल्ट होता है? जब उसमें करंट ज्यादा जाती है तब। फ्यूज कब मेल्ट होता है? जब उसमें करंट ज्यादा जाती है। और करंट के ज्यादा जाने से मेल्ट क्यों होता है? ये आता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस लॉ के हिसाब से एक डिवाइस में जितनी हीट जनरेट होती है वो आपके करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा हीट होगा आपके डिवाइस में। ठीक है, तो फ्यूज वायर कब मेल्ट होगी? जब उसमें करंट ज्यादा होगा तो उतनी ही ज्यादा हीट होगी। तो किस स्विच के क्या कहते हैं बंद हो जाने से आपके फ्यूज में ज्यादा करंट दौड़ेगी, ये देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्विच वन। तो अगर हम स्विच वन को बंद कर दें, स्विच वन को बंद कर दें, तब क्या होगा? आपके बैटरी से करंट आएगी, फ्यूज के थ्रू निकलेगी, स्विच वन के थ्रू जाएगी, बल्ब के थ्रू जाएगी और सीधा यहां पर बैटरी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो बल्ब जल रहा है, फ्यूज नहीं जलेगा क्योंकि भाई एक अच्छा कनेक्शन है, यहां पर करंट फ्यूज में ज्यादा नहीं है क्योंकि बल्ब भी करंट कंज्यूम कर रहा है, तो द करंट इन द फ्यूज इज नॉट मोर। लेट अस ट्राई अनदर कनेक्शन नाउ। ठीक है, सेकंड, तो एक काम करते हैं कि भाई देखो स्विच वन को ऑन होना तो जरूरी है, स्विच वन को ऑन होना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि स्विच वन अगर ऑन नहीं होगा तो फिर ये फ्यूज वाला जो वायर है वो कंप्लीट ही नहीं होगा, और क्योंकि अगर पहला ये जो वायर है वो कंप्लीट ही नहीं होगा तो फिर आपके फ्यूज में करंट जाएगा ही नहीं। ठीक, करंट जाएगा नहीं तो फिर मेल्ट होने की बात ही नहीं आती। तो स्विच वन को कंप्लीट होना जरूरी है। अब स्विच वन को ऑन रख के अगर मैं स्विच थ्री को ऑन करूं तो क्या होगा? फिर स्विच वन को ऑन रख के अगर मैं स्विच थ्री को ऑन रखूंगा तो होगा क्या? करंट जाएगी फ्यूज के थ्रू, स्विच वन के थ्रू निकलेगी, बल्ब के थ्रू निकलेगी और फिर या तो ऐसे आ जाएगी या तो फिर ऐसे स्विच के थ्रू आ जाएगी कनेक्शन में। तो अगेन यहां पर स्विच थ्री का कुछ ज्यादा योगदान नहीं है, स्विच थ्री का कोई ज्यादा योगदान नहीं है यहां पर, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम पाथ एंड द सर्किट फॉर द फ्यूज एंड द बल्ब। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम स्विच थ्री को ऑफ कर देते हैं और स्विच टू को ऑन रखते हैं। ठीक है, तो स्विच थ्री को हमने ऑफ कर दिया, क्या कर दिया? स्विच थ्री को निकाल दिया, स्विच वन और स्विच टू को हमने ऑन कर दिया। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, बैटरी से करंट निकली, फ्यूज के थ्रू गई, स्विच वन के थ्रू गई, और जैसे यहां पर करंट पहुंचती है, देखो ये एक ऐसा पाथ है करंट के लिए जहां पर कोई डिवाइस ही नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है ना? क्योंकि जब डिवाइस होता है तो डिवाइस का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। तो आप मुझे बताओ, आपके पास दो रास्ते हैं, आप कौन से रास्ते में जाओगे? जिसमें ट्रैफिक ज्यादा है या जिसमें ट्रैफिक कम है? ऑफ कोर्स यहां पे ट्रैफिक कम है, तो करंट भी यहां पे पहुंचता है, करंट देखता है भाई सामने तो यहां पे बल्ब है, रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, लेकिन यहां पर तो कोई पाथ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है। तो क्या करता है आपका करंट ये रास्ता लेने के बदले सीधा ये वाला रास्ता लेकर आ जाता है। तो अब देखो आपके करंट ने क्या किया, इस बल्ब को स्किप कर दिया, और बल्ब क्या था, एक सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस था, है ना? तो अब क्या हो गया, सर्किट में करंट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब बल्ब कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्ब में करंट जा ही नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ फ्यूज में करंट है। तो देखा करंट बढ़ गई। जब स्विच वन और स्विच टू दोनों ऑन होते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी, स्विच वन और स्विच टू जब दोनों ऑन होते हैं, तब आपके फ्यूज में करंट ज्यादा होती है, जिस वजह से आपका फ्यूज मेल्ट हो सकता है इस केस में। ठीक है, कितना, यही मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि भाई कॉम्पिटेंसी सवाल आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो
अगर आपको ये सवाल करना था तो यू हैड टू नो कि भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, करंट और हीट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सर्किट डायग्राम में फ्लो ऑफ करंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी तभी आप कर पाओगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो बेटा मैंने बस अभी परसों यानी मेरे ख्याल से मैंने ट्यूसडे को इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी मैराथन लिया हुआ है 5.5 घंटे का, देखना मस्त मजा आ जाएगा। या तो आप मेरा 3 घंटे का वन शॉट भी देख सकते हो, वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन राइट नाउ। टू बल्ब्स ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल। ठीक है, दो बल्ब हैं वो सीरीज पे कनेक्टेड है। सीरीज मतलब एक के बाद एक ऐसे कनेक्टेड हैं, दो बल्ब ऐसे कनेक्टेड हैं। ठीक है और इन सीरीज विद अ सेल, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए इज आर ए। ठीक है, ये ए है ये बी है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर ए है, इसका रेजिस्टेंस आर बी है, और एक इसमें कनेक्टेड है, एक सेल से कनेक्टेड है, ये रहा आपका सेल कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है, द रेशियो ऑफ द करंट इन बल्ब ए टू बल्ब बी। ठीक है, यह सिंपल सा सवाल है, हमें पता होना चाहिए अगेन इन दिस सिनेरियो कि ये जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में आपका जो है करंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, करंट कांस्टेंट होता है सर्किट में, यानी कि सीरीज सर्किट में। तो आपका जो करंट बल्ब ए से निकल रहा है, मान लो उसका नाम अगर आई ए है, और आपके करंट जो आई बी से निकल रहा है, बल्ब बी से निकल, उसका नाम आई बी है। क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है तो ए के थ्रू भी करंट कांस्टेंट होगी, बी के थ्रू भी करंट कांस्टेंट होगी, तो दोनों आई ए और आई बी इक्वल होगी। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो मेरा दोनों कट जाएगा, 1/1 आएगी, 1:1 मेरा रेशियो बन जाता है, विच इज ऑप्शन बी। अगेन अ ब्रिलियंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटेंसी यहाँ पर। तो ये कब कर पाओगे आप, जब आपको पता होगा कि भाई सीरीज कनेक्शन में होता क्या, तभी आप ये सवाल कर पाओगे। करेक्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। What will happen if we connect 100 LEDs all in a parallel combination to the 240 volt main supply? क्या होगा अगर हम 100 LED यानी कि 100 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 240 वोल्ट के सप्लाई के साथ, क्या होगा। पैरेलल मतलब होता है कि भाई सीरीज क्या था, एक के बाद एक। पैरेलल होता है कि भाई ये रहा एक, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करके 100 LED को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है। तो अगर हम 100 LEDs को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही आता है। हमें यह याद रखना है कि भाई पैरेलल कनेक्शन में ना, जैसे हमने देखा था सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होती है, वैसे पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है बेटा, वोल्टेज जो है आपके पैरेलल कनेक्शन में कांस्टेंट होती है। प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट होती है पैरेलल कनेक्शन में, तो वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो उसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देखते हैं हर एक बल्ब में फिर जो 240 वोल्ट का सप्लाई का जो वोल्टेज है, हर एक बल्ब में 240 वोल्ट होगा, हर एक बल्ब में 240 का वोल्ट होगा, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, और इसको कैसे याद रखें मैं आपको बताता हूं। मेरे ख्याल से मेरे और मेरे बच्चों ने जो मेरे पेड क्लासेस में है, उन्होंने एक निमोनिक निकाला था, और वो निमोनिक था पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु जी को आप जानते हो, काफी फेमस बैडमिंटन प्लेयर, आप जानते ही हो, है ना। तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि बैडमिंटन, हाँ सही बोला ना मैंने, टेनिस तो नहीं है, कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, सॉरी, समझ गया ना। तो पीवी सिंधु जी याद रखना कैसे, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होगी, सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होगी, ऐसे याद रख लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बढ़िया भाई, अभिषेक सर के फंडे हमेशा समझ में आते हैं, टेंशन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सॉर्ट हो गया आपका। तो अब आप ऑप्शंस देखो। Each LED will work as expected since the available voltage is more than 3 volt. ठीक है, more than 3 volt तो है। अब आगे बढ़ते हैं। Each LED will have a potential difference of 240 volt and therefore they will get damaged. बिल्कुल सही। एक छोटे से LED में अगर आप 240 वोल्ट का वोल्टेज डालोगे तो LED बल्ब फ्यूज नहीं हो जाएगा, छोटा सा LED बल्ब। तो भाई हाँ, ये तो सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है मेरे को, सी पढ़ लेते हैं। Each LED will glow but the ones closer in the circuit to the main supply will glow brighter. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है हर एक बल्ब में। सर्किट के पास वाला, मतलब दिवाली लाइट जब लगाते हो, वो भी एलईडी लाइट होती है ना, तो जहां आपने प्लग किया हुआ है वहां पे ज्यादा रोशनी चलता है क्या दिवाली लाइट, और बाकी जगह पे कम रोशनी चलता है, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, ईच एलईडी विल हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.4 वोल्ट अक्रॉस इट एंड देयरफॉर विल ग्लो डिमर देन नॉर्मल। बिल्कुल नहीं भाई, 2.4 वोल्ट की बात ही नहीं आती, 240 वोल्ट का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऐसे हो गए हमारे 4 सवाल एमसीक्यूज के, बस मैंने आपको स्वाद दिया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं हमेशा जब भी मैं ये सेशन करवाता हूं,
मैंने एक्चुअली लाइट का भी कर लिया, ह्यूमन आई का भी कर लिया, ये सेम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और मैंने तब भी बोला था आपको, इस सेशन के थ्रू मैं बस आपको स्वाद दे रहा हूं कि कैसे होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हम एमसीक्यूज के 100 सुपर 100 सीरीज करेंगे, एसेशन रीजनिंग के भी करेंगे, हम केस बेस्ड क्वेश्चन के भी सेपरेट सीरीज करेंगे, और ये सीरीज हमने पहले की हुई है और इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हम करेंगे, बड़े बड़े सीरीज करेंगे, चिंता मत करना, बस मैं आपको आज इस सेशन के थ्रू स्वाद दे रहा हूं कैसे अमेजिंग सवाल आते हैं। और ये सारे के सारे सवाल बड़े उम्दा हैं, बड़े PYQs हैं, आ भी सकते हैं आपके प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में। चलिए एसर्शन रीजनिंग करते हैं। क्या कहता है एसर्शन? एसर्शन कहता है इन अ चेन ऑफ बल्ब्स 25 बल्ब्स आर जॉइंड इन सीरीज। देखो सीरीज है, करंट कांस्टेंट होना चाहिए, पीवी सिंधु जी की जय। ठीक है, वन बल्ब इज रिमूव्ड नाउ एंड सर्किट इज कंप्लीटेड अगेन। ठीक है, तो क्या किया, 25 बल्ब थे, 25 बल्ब में से एक बल्ब निकाल दिया, अब 24 बल्ब हो गए, दोबारा ज्वाइन कर लिए, 24 बल्ब हो गए। ठीक है, इफ द रिमेनिंग 24 बल्ब्स आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम सप्लाई, देन लाइट गेट डिक्रीज्ड इन द रूम। पहले 25 बल्ब थे, ठीक है, 25 बल्ब को निकाल, उसमें से एक बल्ब को निकालकर वापस जोड़ दे तो 24 बल्ब हो गए। तो जब 24 बल्ब हुए तो रूम में लाइट कम हो गई। तो जैसे आप पहले सोचता को लगे हाँ सर पहले 25 बल्ब थे, 25 बल्ब में आपका करंट क्या कहते हैं, 25 बल्ब में ज्यादा रोशनी आ गई एज कंपेयर टू 24 बल्ब, ऐसा जो आप सोच रहे हो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। जो आप सोच रहे हो ना कि यार ऑफ कोर्स ही बात है तो रोशनी कम हो जानी चाहिए, वो पैरेलल कनेक्शन में होता है, सीरीज में नहीं। सीरीज कनेक्शन में जब एक बल्ब को निकाल दिया आपने तो हुआ क्या पता, रेजिस्टेंस कम हो गया। क्यों सर कम हो गया? मान लो इन 25 बल्ब में से हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओम था। ठीक है, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम था, तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पता? सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस निकालते हैं सीधा ऐड कर देने से। सीरीज रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे जाता जाएगा टिल R25। 25 बल्ब है, ठीक है, तो कितनी आनी चाहिए रेजिस्टेंस बेटा? मेरे 25 मेरे पास 25 बल्ब्स हैं और हर का रेजिस्टेंस 10 है, तो 25 इंटू 10 250 ओम्स मेरा हो गया रेजिस्टेंस। अब यहीं पे एक बल्ब निकाल देने के बाद कितना होगा मेरा? एक बल्ब निकाल देने के बाद मेरे पास 24 बल्ब्स है और हर का 10 ओम है, तो मेरे पास हो गया 240 ओम। तो क्या हुआ, मेरा रेजिस्टेंस एक बल्ब निकालने की वजह से कम हो गया। क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मेरे पास मेरा ओम्स लॉ है जो कहता है V = IR। तो इस बेसिस में यहाँ पे वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ना, R यहाँ पे लेके आया तो जब मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाता है मेरा करंट बढ़ जाना चाहिए। क्या हुआ, मेरा करंट बढ़ गया क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। तो करंट बढ़ जाएगा 24 बल्ब में, तो क्या होगा, रोशनी बढ़ जाएगी ना। इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग मेरी रोशनी बढ़ जानी चाहिए। ये हुई बात। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर एसेशन फॉल्स है, देखो ऑप्शंस में क्या लिखा है, A and R are true, नहीं, A and R are true, नहीं, A is true, नहीं, A is false, A is false but R is true। R को अब ट्रू होना ही पड़ेगा, आप मानो ना मानो, क्योंकि ऑप्शन में से वही दिया हुआ है। A is false ऑप्शन हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस ऑफ 24 बल्ब्स विल बी लेस देन 25 बल्ब्स। एब्सोल्युटली ट्रू। 25 बल्ब्स का 250 वोल्ट आता है, इसका 240 ओम्स आता है, तो ऑफ कोर्स इसका कम है। देखा, तो R is true, A is false but R is true सही ऑप्शन। तो इसलिए सवालों को अच्छे से पढ़ना, ऐसा ना हो जाए कि भाई साहब देखकर लगे हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू कर लेते। नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज सवालों को पढ़ो, अंधाधुंध नहीं। ठीक है, चलिए असर्शन, द 200 वॉट बल्ब ग्लोज विथ मोर ब्राइटनेस देन 100 वॉट बल्ब। ऑफ कोर्स भाई 200 वॉट का बल्ब तो ज्यादा रोशनी तेज करेगा ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ट्रू है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों करेगा वो? क्यों करेगा वो? क्योंकि सिंपल सी बात है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पावर, यहाँ पर पावर का फॉर्मूला होता है, देखो ये दोनों बल्ब सेम ही सोर्स में लगे होंगे, सेम वोल्टेज में लगे होंगे 240 वोल्ट, तो क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, हमारे पास पावर का फॉर्मूला होना चाहिए P = V²/R। देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर P = I² भी एक फॉर्मूला होता है, V²/R भी फॉर्मूला होता है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करें? हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर भी आपको लगे कि वोल्टेज कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। जहां पर भी आपको लगे करंट कांस्टेंट है, तो फिर P = I² वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पे 200 वॉट बल्ब ग्लोज विद मोर ब्राइटनेस देन 100 वॉट बल्ब, हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई सेम वोल्टेज पे लगी है ये, है ना, ऑफ कोर्स ये बात है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट तो क्या हुआ, और तो वोल्टेज कांस्टेंट तो क्या हुआ, यहाँ पे पावर इनवर्सली बिकम्स टू रेजिस्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है।
तो भाई 200 वॉट का बल्ब, क्योंकि बल्ब का पावर ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए भी उसका पावर ज्यादा है। ये है इसका पीछे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई रीजन ट्रू है कि नहीं, क्योंकि सी ऑप्शन भी हो सकता है। क्या है भाई, 100 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस देन 200 वॉट बल्ब, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है भाई, है ना। यहाँ पे पावर 200 वॉट का ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी, और 100 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और यही मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाया। तो असर्शन तो डेफिनेटली ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, और रीजन जो मैंने समझाया वही था। तो हमेशा जब भी आपका असर्शन हो जाए, असर्शन से पूछेगा क्यों, तो मैंने क्यों के बारे में समझाया कि ऐसा क्यों है सर, इस वजह से है। अगर वो लिखा हुआ है रीजन में, तो फिर आपको ऑप्शन ए चूज करना है, बी चूज करने की जरूरत नहीं है, खत्म बात, ठीक है। 7वां सवाल करते हैं। A coil of a heater is cut into 2 equal halves and only one of them is used into the heater। ठीक है, एक कॉइल है, इसको आधे में कट कर दिया, ठीक है, और सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब हीटर में, ठीक है। द हीटर विल नाउ रिक्वायर हाफ द टाइम टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हीटर के वायर के आधे हो जाने की वजह से अब सिर्फ हीटर आधा टाइम लेता है पानी गर्म करने के लिए। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे आधा वक्त लेता है, क्योंकि अगेन वही बात है, यहां पे भी हम अज्यूम करेंगे भाई हीटर सेम प्लग में लगा हुआ है, तो वोल्टेज कांस्टेंट है, और हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू V²/RT। अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है, तो H इज इक्वल टू I²RT अप्लाई होगा यहाँ पे, लेकिन V²/RT का फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। अब क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है और आप कह रहे हो कि भाई द हीटर विल नाउ सेम अमाउंट ऑफ हीट है, अब देखो हीट भी सेम है, तो हीट भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, तो यानी कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप निकाल सकते हो, है ना। रेजिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप निकाल सकते हो, तो रेजिस्टेंस वहां चला जाएगा अगर, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, है ना। अगर ये वहां चला गया, ये दोनों तो कांस्टेंट निकले ना, तो रेजिस्टेंस बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो टाइम कम हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर भाई टाइम भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हुआ है कि बढ़ा है, वायर काटने के बाद वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लेंथ मान लो कितना था, L था, 10 मीटर 5 मीटर जो भी था। अब आपने काट कर उसका L/2 कर दिया, 10 मीटर था तो 5 मीटर कर दिया। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर आप यहां से देख सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। अगर लेंथ आधा हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाना चाहिए। तो हाँ भाई, रेजिस्टेंस आधा हो गया है तो टाइम भी आधा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे, लेंथ आधा हो गया तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, तो टाइम भी आधा हो गया। तो सही कहा गया है, टाइम इज यूज्ड इनटू हीटर, द हीटर विल नाउ रिक्वायर हाफ द टाइम टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। बिल्कुल सही, ट्रू स्टेटमेंट। तो भाई डी तो नहीं हो सकता। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट देख रहे हो, इतने डीप जा रहे हैं, बढ़िया मजा आ गया यार। द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट इज ट्रू, बिकॉज आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इज इक्वल टू I²RT। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जरूर है, ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन आपका जो असर्शन की वजह है ये नहीं है ना, आपके असर्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो दोनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन R इज नॉट दी, तो R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, इसलिए हम B चूज करेंगे, A चूज नहीं करेंगे। बढ़िया, चलिए भाई आगे आपके सामने 8वां सवाल क्या है। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। बिल्कुल सही है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ओम्स लॉ का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बिल्कुल सही ग्राफ है भाई, ये कोई टेंशन नहीं है इसमें, ट्रू स्टेटमेंट। तो डी तो नहीं है। अब पूछो क्यों, क्योंकि भाई करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है दैट द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजों का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन जैसे ऐसे बनता है, ठीक है, बढ़िया। चलो ट्रू स्टेटमेंट है भाई, तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन क्या है, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, रीजन भी वही बोल गया जो मैंने बोला, तो फिर आंख बंद करके ए कर लेना, सोचना ही नहीं कुछ। तो इसी के साथ हमने एसेशन रीजनिंग भी कर ली। अगर अब तक आपको मजा आ रहा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और जैसा मैंने कहा था, प्लीज याद रखिएगा, आप चीजें समझ नहीं पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट हियर, सारे कॉन्सेप्ट का खेल है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में। ये रहा आपके केस सामने केस बेस्ड क्वेश्चन, देखते कि भाई इसको कैसे करते हैं, ठीक है। आ जाओ।
द डायग्राम बिलो शोज हाउ अमिता हैड कनेक्टेड अ सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ठीक है भाई, ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए बेचारी बच्ची ने सर्किट बनाया। पहला पार्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द डिवाइसेस इन दिस सर्किट इज एन एमीटर। अच्छा भाई साहब, तो ये तो बैटरी है ना, ये तो बैटरी है, इसका एक डायग्राम बना देते हैं ना हम, चलो साथ साथ में डायग्राम बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में भाई बैटरी लगी हुई है, 2 सेल की है, ठीक है करेक्ट। फिर उसके बाद एक रियोस्टैट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है। वेरिएबल रेजिस्टर को आप ऐसे बनाकर ना एक एरो मार्क मार दोगे तो वेरिएबल रेजिस्टर हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक मीटर लगी हुई है। अब देखो वो मीटर सीरीज में लगी हुई है, तो कौन सी मीटर होगी वो? डेफिनेटली एम मीटर होगी, यही है आपका एम मीटर, मीटर 2 इज योर एम मीटर। उसके बाद आप देखोगे एक अननोन रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, और उस अननोन रेजिस्टर के साथ पैरेलल में एक मीटर 1 लगी हुई है, तो ये डेफिनेटली वोल्ट मीटर होगी। खत्म हो गई बात। तो मीटर 2 आपका होगा एम मीटर, ठीक है। बी क्या है? ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम विद अप्रोप्रिएट सिंबल्स फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम अबव। कर लिया हमने। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस और नेगेटिव साइन डाल देंगे। मैंने जैसे बताया था, प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, प्लस प्लस, इसमें लगाने की जरूरत नहीं आपको, ये है सही भाई। और चाहो तो करंट का डायरेक्शन भी बना देना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन। खत्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी, 2 मार्क्स मिल गए आपको। आगे बढ़ते हैं। अमिता फॉरगॉट टू पुट अ स्विच इन द सर्किट। हाँ भाई, स्विच तो लगाया नहीं बेचारी ने। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द वायर लेबल्ड अननोन रेजिस्टर वाला वायर बिकेम हॉट। ऑफकोर्स बात है, स्विच नहीं लगाया तो करंट जैसे जाते रहेगा। क्या पढ़ा है हमने? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। टी क्या है? टाइम है। जितना देर आपका वायर जल रहा होगा, चल रहा होगा, उतना ही हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो गर्मी बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है। So the resistivity of the metal of the wire increases with temperature. Draw 2 potential difference versus current graphs. आपको VI ग्राफ बनाना है, potential difference upon current, जो अभी आपने बनाया। नंबर 1 as expected by अमिता। भाई अमिता तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई यहाँ पे मैं ओम्स लॉ कर रही हूँ, तो ओम्स लॉ के ग्राफ में मेरा ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जैसे हमने बनाया। लेकिन वैसा ग्राफ बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो गर्म होने लग गया। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखना इस बात को, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू आई आर, और V इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना। आपका करंट पोटेंशियल से प्रोपोर्शनल कब है? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तब। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तब V प्रोपोर्शनल I भी नहीं होगा। समझ रहे हो? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से भी करंट बदलती है ना। तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो वोल्टेज भी बदलेगा, रेजिस्टेंस भी बदलेगी, करंट भी बदलता जाएगा भाई। क्यों नहीं सेम रहेगा वो? ठीक है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर की वजह से बदलता है, और क्योंकि यहां पर टेम्परेचर बदल रही है, करंट भी बदलेगा। सो दे विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनफैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस बढ़ती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर 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 करके ढेर धनाधन भागने लग जाते हैं। तो अचानक से आपके सर्किट में थोड़ी देर के लिए ज्यादा करंट हो जाती है। तो ये सेकंड वाले का ग्राफ है, ये पहले वाले का, समझे? तो ग्राफ दिखा देता हूं मैं, हाँ जैसे हमने बनाया वैसे ही। उसके बाद फिर करंट कम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बढ़ती जाएगी। बढ़िया सवाल था ना? अरे अब 10वां सवाल देखो, आखिरी सवाल आज का, जिसका थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स इन अ सर्किट आर अटैच्ड एज शोन हियर। द रेजिस्टेंस ऑफ F and G, द रेजिस्टेंस ऑफ F and G आर 10 ohms and 5 ohms, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ E इज अननोन, इसका पता नहीं हमको, ठीक है, ओके। These resistors are connected to a 6 volt बैटरी, ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी है, ओके। What is the term used to describe such an arrangement of resistors? भाई रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल ही होगा, पैरेलल कनेक्शन। What is the resistance of E if 0.3 एम्पियर करंट flows through it? अगर 0.3 एम्पियर करंट इसके थ्रू फ्लो होता है तो इसका रेजिस्टेंस निकालो। भाई पता है कि भाई पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होती है अक्रॉस एवरी रेजिस्टर, हमने सीख लिया आज। तो भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, आर निकालना है तो V अपॉन आई। वोल्टेज कितना है? 6, करंट कितना है? 0.3, क्या वैल्यू आ जाएगी? 20 ohms। खत्म ब्रो। और ये जो थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द टोटल करंट इन दी सर्किट, वो आपकी जिम्मेदारी है। बताना मेरे को चैट में, कमेंट्स में कि भाई टोटल करंट कितना होगा, कैसे निकालोगे इसे। देखता हूं कि भाई कितने बच्चे सही जवाब बता पाते हैं। और मुझे बताना इस सेशन के बाद क्या आपको कॉम्पिटेंसी का स्वाद आ गया, क्या और आपको डिटेल्ड सेशन चाहिए कि नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then guys, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I will catch you guys in the next session. Peace people.